हेलो एवरीवन, दिस इज साधिका। वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूपीएससी मेंस इंग्लिश कंपलसरी एग्जाम 2019 के सॉल्यूशंस किए थे। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दो सॉल्यूशंस। आंसर्स आपके पास हैं, लेकिन हमने वही पर्टिकुलर आंसर्स क्यों यूज़ किए या फिर वो किस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर था, आज हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वोकैबुलरी एंड ग्रामर, उनके सॉल्यूशंस की एक्सप्लेनेशन। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट है vocabulary and usage। क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। हम लोगों को इसमें एरर ढूंढ के, एरर स्पॉट करके सेंटेंस में जो भी एरर है उसको करेक्ट करके लिखना है सेंटेंस को, एंड वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग और द सेंस ऑफ द सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस है, द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय। ठीक है, सारा सेंटेंस ठीक है, वर्ब ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रपोजिशन में एरर है कि एंग्री के साथ हम दो तरह के प्रपोजिशंस यूज कर सकते हैं, एक एट एंड एक विद। एट यूज करते हैं जब बात सिचुएशन की होती है, एंड विद यूज करते हैं जब किसी पर्सन की बात होती है। सो यहाँ पे एम्प्लॉय इज अ पर्सन, सो द मैनेजर वॉज एंग्री विद द एम्प्लॉय। ओके, सो इट वॉज नॉट अ सिचुएशन, इसलिए एट नहीं लगाया। इट वॉज अ पर्सन, इसलिए विद लगाया, एंड अपॉन एंग्री के साथ नहीं आएगा। यहाँ अपॉन एंग्री के साथ नहीं आएगा। सेकेंड, वन ऑफ द आंसर वॉज रॉन्ग। अगर वो आंसर है तो ऑलरेडी वन है, सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पे वन ऑफ द आंसर लिखना गलत है। द आंसर वॉज रॉन्ग ये क्लियरली लिखा जा सकता था, लेकिन अगर वन ऑफ द आंसर है दैट मीन्स वन ऑफ द आंसर्स, प्लूरल जितने भी आंसर्स थे उनमें से एक गलत था। वन ऑफ द आंसर्स वॉज रॉन्ग, एंड वॉज आएगा क्योंकि हम सारे आंसर्स में से एक आंसर की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो है वो वन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई वॉज। सो वन ऑफ द आंसर्स वॉज रॉन्ग। जब भी आप वन ऑफ द लगाएंगे उसके साथ प्लूरल आएगा। वन ऑफ द आंसर्स वॉज रॉन्ग, वन ऑफ द बॉयज वॉज टॉकिंग, वन ऑफ द गर्ल्स प्रिपेयर्ड दिस प्रेजेंटेशन, ओके, वन ऑफ द एम्प्लॉयज वन द अवार्ड। सो जब भी वन ऑफ द लगाएंगे साथ में प्लूरल आएगा। नेक्स्ट, यू शुड बाय न्यू फर्नीचर्स। फर्नीचर इज अ रॉन्ग वर्ड, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। इट इज़ अ कॉमन नाउन, ये नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आता है, सो इट इज़ फर्नीचर। Then they pitched the tent besides the lake. Besides and beside ये हमने पहले prepositions में कर रखे। अगर आपने नहीं किया तो आप prepositions की videos जो है चैनल पर उनको एक बार देख सकते हैं। So beside and besides में difference क्या है? Besides होता है के अलावा, जैसे besides a chocolate cake I bought a raspberry cake. Okay, so besides मतलब के अलावा। Beside means by the side of, किसी चीज़ के किनारे या किसी के साथ में। सो दे पिच द टेंट बिसाइड द लेक। उन्होंने लेक के किनारे टेंट लगाया, इसलिए यहाँ पे बिसाइड आएगा। द वुड कटर वॉज फॉलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ट्रीज को काटने के लिए हम फॉल नहीं यूज करते, इट इज फेल दैट वी यूज when we talk about cutting wood. So the wood cutter was failing the trees in the forest. That means पेड़ों को काट कर गिरा रहा था। The wood cutter was failing the trees in the forest. The hens had stopped laying eggs. It's not lying, lie होता है झूठ बोलना या फिर lie लेटना। यहाँ पे hen के eggs की बात है तो it is lay eggs. Hen always lay eggs. So the hens had stopped laying eggs. Hens ने अंडे देना बंद कर दिया। The mother sings until the child does not go to sleep. ये था sentence. So mother sings until the child does not go to sleep. Until already एक negation है। Until का मतलब है जब तक ऐसा नहीं होता। Until हम negation में ही यूज करते हैं, और until के बाद सेंटेंस में negation नहीं आता, क्योंकि हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई काम तब तक होगा जब तक सेकेंड पार्ट जो है वो अचीव हो जाएगा। जैसे द मदर सिंग्स until द चाइल्ड गोज टू स्लीप। मदर तब तक गाती है जब तक बच्चा सो नहीं जाता है। और वो नहीं कहाँ से आया? until से, बिकॉज until negation है। तो निगेशन के ऑलरेडी सेंटेंस में है until की फॉर्म में, तो उसके बाद हम डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट जैसा कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, देयर वॉज नो वन टू लुक एट द चिल्ड्रन इन द हॉस्टल। लुक के साथ हम एट तब यूज करते हैं जब किसी इंसान या किसी चीज की तरफ दिखाना हो किसी को, या फिर किसी डिसीजन को लेने के लिए यू हैव टू कंसिडर अ फ्यू थिंग्स, उसके लिए हम लुक एट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, look at the bright side. If you buy this house here, look at all the advantages you're going to get. Look at all the benefits you're going to get. Okay, तो वहाँ पे हम look at use करते हैं। look after use किया जाता है किसी का ध्यान रखने के लिए। तो there was no one to look at the children, मतलब बच्चों की तरफ देखने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था, which makes no sense here.
यहाँ पर आएगा बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था हॉस्टल में, सो यहाँ पे आएगा लुक आफ्टर। नेक्स्ट है द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर। अवेटेड का मतलब होता है टू वेट फॉर, तो उसमें ऑलरेडी इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ का वेट करना या इंतज़ार करना। सो द रिप्लाई इज अवेटेड मतलब रिप्लाई इज बीइंग वेटेड फॉर। ओके, सो रिप्लाई इज अवेटेड अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसके बाद फॉर नहीं आएगा। नेक्स्ट द चेयरमैन फ्लू द फ्लैग। फ्लू होता है उड़ाना, हॉइस्ट होता है लहराना। सो द चेयरमैन हॉइस्टेड द फ्लैग। ये था पार्ट ए। नेक्स्ट बी पार्ट है। सो इसमें क्या करना है, वी हैव टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंस, हार्ड वर्क इज टेलिंग ऑन योर हेल्थ। टेल ऑन जो फ्रेज है वो यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए दैट समथिंग हैज अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन सम पर्सन और सम अदर थिंग। सो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा असर किसी चीज़ पे हो, उसको दिखाने के लिए हम टेल के साथ ऑन लगाते हैं। हार्ड वर्क इज टेलिंग ऑन योर हेल्थ मतलब हार्ड वर्क का असर जो तुम्हारी सेहत पर दिख रहा है। द बुक इज हार्ड टू कम, देन देयर वाज अ ब्लैंक, यहाँ पे हमने लगाया बाय। द बुक इज हार्ड टू कम बाय। कम बाय हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को सीखना हो, एक्वायर करना हो, ऑब्टेन करना हो, तो उसके लिए हम कम बाय यूज करते हैं। एंड हार्ड टू कम बाय मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, सो द बुक इज हार्ड टू कम बाय। नेक्स्ट द लेडी इज द ईयर टू अ लार्ज स्टेट। जब भी किसी चीज़ का हम दूसरी चीज़ से रिलेशन बताते हैं वो टू के साथ बताते हैं कि वो इस लार्ज स्टेट की उत्तराधिकारी है, तो वहाँ पे टू आएगा क्योंकि दोनों का रिलेशन बताया। नेक्स्ट इज आई वॉज डिस्गस्टेड एट और विद हिज बिहेवियर। जब भी हम बिहेवियर या मैनर की बात करते हैं तो एट या विद दोनों में से कोई भी एक प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। डिस्गस्ट के साथ एट हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन के लिए, एंड विद यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए या आइडियाज के लिए, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए। उसके अलावा मैनर या बिहेवियर, किसी काम को करने का तरीका या किसी का बिहेवियर, उसके लिए हम डिस्गस्ट के साथ एट और विद दोनों यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों लगा दिए। दोनों में से आप कोई भी लगाएंगे इट इज करेक्ट। ही डिड नॉट अग्री डैश माई प्रपोजल, इसके साथ आएगा टू। ही डिड नॉट अग्री टू माई प्रपोजल। नेक्स्ट पार्ट इज यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो आपको वर्ब्स ब्रैकेट्स में दे रखी हैं उसको उसकी सही फॉर्म यूज करनी है, विच इज वेरी इजी। द चाइल्ड स्टील द शो। हम लोगों ने टेंसेस कर रखे हैं, इसमें दिया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन किसी भी टेंस में हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्टली वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार टेंसेस रिवाइज कर सकते हैं, चैनल पे जाके यू कैन वॉच द वीडियोज एंड रिवाइज टेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इनमें हम अपनी मर्जी से कुछ ऐड नहीं कर सकते, हमें इसी को करेक्ट करके लिखना है। सो द चाइल्ड स्टोल द शो, कि बच्चे ने पूरा का पूरा ध्यान लोगों का है शो में अपनी तरफ खींच लिया, वही शो का हाईलाइट था। सो द चाइल्ड स्टोल द शो, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, द मैन रेड और रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई एंटर्ड द रूम, मतलब जब मैं कमरे में गया उस समय वहाँ कोई एक्टिविटी हो रही थी। ओके, सो हो रही थी इज पास्ट कंटिन्यूस, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे द मैन वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। द टीचर सेड द सन एंड देन बी स्टेशनरी। बी क्या है, बी शोज एग्जिस्टेंस, और जो सन है, सन बीइंग स्टेशनरी इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे इज। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं आता। सो द टीचर सेड दैट, चाहे बाहर पास्ट है, सेड लगा है, अंदर जो सेंटेंस है यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द टीचर सेड दैट द सन इज स्टेशनरी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू माइट आस्क हर नेम। दोनों सही हैं, यू माइट आस्क या यू माइट हैव आस्क्ड हर नेम। तुम उसका नाम पूछ सकते हो या फिर तुमने हो सकता है उसका नाम पूछा हो। यू माइट हैव आस्क्ड हर नेम। ही सफ़र फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। ये हमने टेंसेस में किया था। सिंस और फॉर हम लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसका रूल क्या है, हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, और विल हैव बिन, शैल हैव बिन फ्यूचर के लिए। तो इनमें से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, वो 5 दिन से बुखार से पीड़ित है, या ही हैड बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, वो 5 दिन से बुखार से पीड़ित था। दोनों सही है यहाँ पर। फिर है एंटोनिम्स, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। देन कम्स ग्रामर, फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज ग्रामर। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इट आस्क्स यू टू रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको थ्रू आउट पेपर में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो
सेंटेंस ग्रामर में या वोकेबलरी में दिया है, उसको यू डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग, उसका मीनिंग चेंज ना हो, इस तरह से आपको उसको सॉल्व करके लिखना है। द ओल्ड मैन सेड आई हैव बिन विजिटिंग दिस टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशंस में है, डायरेक्ट स्पीच दी है, इनडायरेक्ट बनाना है। द ओल्ड मैन सेड दैट, अब बाहर सेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट ओल्ड मैन, सेड सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। इसको समझने के लिए आई वुड से टेंसेस पहले रिवाइज करें, और अगर उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो इसकी वीडियो से पहले डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको अपनी स्क्रीन पर अभी मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूँगी। So if needed, you can go there, you can click on that link and revise tenses before you do direct indirect speeches. So the old man said, subject is old man, said is second form, that means ये past indefinite tense है। जब इसको indirect speech में convert करेंगे, I will change into the subject, subject क्या है, old man, that means he आएगा। he बाहर past indefinite है, अंदर tense जो है वो past में change हो जाएगा। So the old man said that he had been visiting, this will change into that temple for many years. The old man said that he had been visiting that temple for many years. Next है passive voice, allow the pilgrims to pass. Allow के लिए we use let. Let the pilgrims, verb क्या है, allow, so be allowed to pass. Let और be हम इकट्ठा यूज करते हैं, so let the pilgrims, let the subject, be allowed, be verb, third form, to pass. Then use as soon as. No sooner had she heard the news than she fainted. मतलब उसे जैसे ही खबर मिली वो फेंट हो गई या बेहोश हो गई। सो as soon as she heard the news, comma, she fainted. As soon as सबसे पहले आ जाएगा, फिर फर्स्ट हाफ जो कि कॉज है, she heard the news, न्यूज़ सुनने के कारण, सो जैसे उसने न्यूज़ सुनी, कॉमा, फिर रिजल्ट, she fainted. Then he was not intelligent, he was not industrious. Neither nor यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस है। जब हमारे पास दो सिमिलर चीज़ें होती हैं, सिमिलर जैसे नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंडस्ट्रियस, दोनों में नेगेशन लगा है, तो हम क्या करेंगे, एक से पहले नीदर, एक से पहले नॉर लगा के सेंटेंस बना लेंगे। सो ही वॉज नीदर इंटेलिजेंट नॉर इंडस्ट्रियस। व्हेन द डॉग इज स्लीपिंग, लेट इट लाई पीसफुली। टर्न इनटू सिंपल सेंटेंस, एक सेंटेंस आपको दिया है, उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। व्हेन द डॉग इज स्लीपिंग, लेट इट लाई पीसफुली। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई पीसफुली। जो स्लीपिंग है वो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब दिया, उसको हम नाउन के पहले लाके उसको एडजेक्टिव बना देंगे, स्लीपिंग डॉग, ठीक है, स्लीपिंग डॉग, देन वर्ब वुड बी लाई एंड पीसफुली वुड बी एडवर्ब। ही ओनली लाफ्ड, ही डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स। ही ओनली लाफ्ड, ही डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बट। बट हम यूज़ करते थे, हम बोलते हैं कि उसने कुछ नहीं किया सिवाय इस काम के, तो वहाँ वो सिवाय के बजाय हम बट लगा देते हैं। ही डिड नथिंग बट लाफ्ड, उसने कुछ नहीं किया सिवाय हंसने के, सो ही डिड नथिंग बट लाफ्ड। द इविल प्रैक्टिस विल कंटिन्यू इफ द गवर्नमेंट डज नॉट अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स, यूज अनलेस। सेंटेंस आपको दिया है, उसमें अनलेस लगाना है। अनलेस मतलब जब तक ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये रिजल्ट नहीं आ सकता। सो द इविल प्रैक्टिस विल कंटिन्यू अनलेस, मतलब इविल प्रैक्टिस तब तक चलती रहेगी जब तक द गवर्नमेंट अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स, जब तक गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करती, स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं लेती, तब तक ये इविल प्रैक्टिसेस चलती रहेंगी। ही वॉज अलाउड टू गो सो दैट ही माइट सी हिज एलिंग मदर, उसको जाने की परमिशन मिली ताकि वो अपनी बीमार माँ को देख सके। इसमें हमें यूज़ करना है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, ठीक है, ताकि ऐसा हो सके या ऐसा किया जा सके, वहाँ पे हम इन ऑर्डर टू लगा देते हैं। सो ही वॉज अलाउड टू गो, फर्स्ट हाफ वो एज इट इज़ रहेगा, इन ऑर्डर टू सी हिज एलिंग मदर, उसको जाने की परमिशन मिली ताकि वो अपनी बीमार माँ को देख सके। बस इन ऑर्डर टू हम सो दैट की जगह लगा देंगे, सो दैट ही माइट की जगह इन ऑर्डर टू लगा देंगे, एंड सेंटेंस कंप्लीट। देन द बर्डन वॉज टू हैवी फॉर द ओल्ड मैन टू कैरी, रिमूव टू। द बर्डन वॉज टू हैवी फॉर द ओल्ड मैन टू कैरी। द बर्डन वॉज, जब भी हम टू लगाते हैं तो हम सो एंड दैट यूज़ करते हैं, सो सेंटेंस बनेगा द बर्डन वॉज सो हैवी, जो आपका एडजेक्टिव है उसके पहले सो आएगा, सो हैवी दैट, फिर सेकेंड हाफ कि इतना हैवी था उसकी वजह से क्या हुआ, द ओल्ड मैन कुड नॉट कैरी इट। द बर्डन वॉज सो हैवी दैट द ओल्ड मैन कुड नॉट कैरी इट। शी वॉज फ्राइटन बाय द मैन्स ग्लेयरिंग आइज, टर्न इन टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, सो इसमें क्या है, शी वॉज फ्राइटन्ड बाय द मैन्स ग्लेयरिंग आइज। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एडजेक्टिव को अलग से निकाल कर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो शी वॉज फ्राइटन्ड बाय, इसमें
एडजेक्टिव क्या है? ग्लेयरिंग आइज. आइज का एडजेक्टिव है दैट दे वर ग्लेयरिंग, राइट? सो शी वॉज फ्राइटेंड बाय द मैन हु ग्लेयर्ड एट हर, राइट? एक इंसान की बात की है जो उसको ग्लेयर कर रहा था, घूर रहा था. सो शी वॉज फ्राइटेंड बाय द मैन हु ग्लेयर्ड एट हर, राइट? सो नेक्स्ट कुछ verbs दिए जाएंगे. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली. डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स. हमें वर्ड्स की फॉर्म चेंज नहीं करनी. अगर वर्ब है तो जिस फॉर्म में वो दिया है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, उसको एज इट इज़ यूज़ करना है. एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब जो भी है उसको एज इट इज़ यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है. तो मैंने यहाँ पे उनके मीनिंग्स दिए हैं आपको. लास्ट आएगा चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट था ही रिमेन डैश टू हिज सीट. वो अपनी सीट से डैश रहा. सो उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए हैं दो, ग्लोड एंड ग्लूड. ग्लो होता है चमकना, तो ग्लोड मतलब चमका रहा. ग्लूड होता है चिपकना. ग्लूड वर्ब है चिपका या चिपकना. सो ही रिमेन्ड ग्लूड टू हिज सीट. वो अपनी सीट से चिपका रहा, मतलब अपनी सीट पे ही बैठा रहा, वहाँ से नहीं हिला. यू शुड वियर डैश गारमेंट्स इन समर. आपको गर्मी में डैश कपड़े पहनने चाहिए. लूज मतलब कुछ गवा देना, किस चीज़ से वंचित रहना, या लूज ढीले ढाले रिलैक्स से कपड़े पहनना. सो यू शुड वियर लूज गारमेंट्स इन समर. LOOSE. ही डैश बिफोर द बॉस. वो अपने बॉस के सामने डैश हुआ. फर्स्ट है कावर्ड, मतलब कावर्ड होता है डरपोक. एंड कावर्ड नाउन है, कावर्ड वर्ब है. सो कावर्ड इज वर्ब, ये उसकी पास्ट फॉर्म है कावर्ड. सो ही कावर्ड बिफोर हिज बॉस. वो अपने बॉस के सामने झुक गया, डर गया. सो कावर्ड होता है डरना एंड कावर्ड डरपोक. द प्लेयर वॉज क्राइंग डैश. जो प्लेयर है वो डैश रो रहा था. FOUL फाउल होता है नकली, झूठा. एंड FOWL फाउल होता है बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है. वो एक तरह का बर्ड होता है फाउल, या फिर बर्ड्स के झुंड के लिए हम फाउल यूज़ करते हैं. सो यहाँ आएगा FOUL फाउल, झूठा. FOUL फाउल मतलब बैड, इमोरली, या फिर फेक, झूठा करना. द चीफ वॉज डैश ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट. चीफ को लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में डैश किया गया. अप्राइज होता है इन्फॉर्म करना या बताना. एंड अप्रेज होता है किसी चीज़ की कीमत या क्वांटिटी को असेस करना. सो चीफ को लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताया गया. सो द चीफ वॉज अप्राइज्ड ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. To revise the tenses or voice or prepositions or adjectives, anything you need to prepare for your UPSC Mains English Compulsory Exam, you can visit our channel Conquer the Language. वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी सिर्फ ग्रामर के लिए. उसमें काफ़ी सारी वीडियोस है जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ग्रामर की तैयारी के लिए. यू कैन विजिट इट. एंड वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगा. डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी. आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं. All right then, I'll see you next Sunday. Take care.